नमस्कार। एक दिन बातचीत में एक वरिष्ठ राजनीतिक विचारक से मेरी बातचीत चल रही थी शाम को, तो मैंने उनसे पूछा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की क्या वजह है। तो उन्होंने कहा विपक्षी दल, और मैंने कहा अगर वो नहीं आए तो उन्होंने बोला कि उसके कारण खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। मैंने कहा इसकी वजह, उन्होंने कहा कि उनका आत्मविश्वास, उनका बार बार मोदी मोदी कहना, बार बार ऐसे संकेत जाना कि देश में लोकशाही के नाम पर विरोधियों के खिलाफ कुछ जबरन और जबरिया कार्रवाई हो रही है। अगर आम जनता में ये संदेश गया कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं और मूल्यों को नष्ट किया जा रहा है तो इसका रिएक्शन भी हो सकता है, और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। तो हार अगर होती है तो सिर्फ ये वजह है, लेकिन उनके जीत के चांसेस ज़्यादा हैं, और उसमें उनकी कोशिशों से ज़्यादा विपक्षी पार्टियां जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं उनके कारनामे या उनकी रणनीति ही ज़्यादा जिम्मेदार हैं। तो ये बात मुझे बहुत हद तक उस समय समझ में नहीं आई, लेकिन ये कुछ दिनों पहले बात है। लेकिन अब मुझे धीरे धीरे लग रहा है, और जिस तरह के घटनाक्रम आज हुए हैं उससे मुझे लग रहा है कि उस राजनीतिक विचारक की बात कहीं ना कहीं सही है कि देश में जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो विपक्षी गठबंधन है, उनकी रणनीति, उनके लड़ने का तरीका और उनके उम्मीदवारों का चयन या जो कुछ भी आप कह लें, वो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले बहुत कमज़ोर है, और पार्टियों के नेता अपनी पार्टी पर पकड़ के मामले में भी वो मजबूती नहीं दिखा पा रहे हैं। आज मैं जो चर्चा कर रहा हूँ उसकी दो वजह है। एक तो महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन को कड़ी टक्कर देने की स्थिति में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी थी, लेकिन अभी दोपहर तक जो वहाँ माहौल बन रहा है उससे ये लगता है कि वहाँ पर भी जिस सामूहिक ताकत के साथ लड़ाई होनी चाहिए थी शायद नहीं हो पाएगी। शिवसेना ने कांग्रेस की उन सीटों पर भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है जिस पर बातचीत जारी थी। अब देखना है दोनों साथ लड़ते हैं नहीं लड़ते हैं। शरद पवार का तो आप जानते ही हैं कि वो क्या फैसला करेंगे, लेकिन अभी ये वीडियो बनाने की मेरी वजह समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश। 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान से मुलाकात करने गए थे। सूत्रों की माने तो आजम खान से वो रामपुर और मुरादाबाद पर प्रत्याशियों के चयन को लेकर या प्रत्याशियों की घोषणा को लेकर पहले एक बार उनकी राय जान लेना चाहते थे। जहां तक मुझे पता है और मेरे सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव से आजम खान ने मुरादाबाद सीट पर किसी को भी उम्मीदवार बना दे, जिसको पार्टी ठीक समझे, जिसको अखिलेश यादव ठीक समझे, उसे चुनावी मैदान में उतार दें, उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जेल में उनके बंद रहते तक वो चाहते हैं कि अखिलेश यादव रामपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ें। अब ये एक धर्म संकट और असमंजस की स्थिति अखिलेश यादव के सामने खड़ी हुई। पहली बात तो ये कि रामपुर की सीट पर घेराबंदी के लिए बीजेपी ने पहले भी बहुत तैयारी कर रखी है, और बाय इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी रामपुर का चुनाव जीत भी चुकी है। आजम खान का निमंत्रण ठुकराना और स्वीकार करना दोनों खतरे से खाली नहीं है, यह अखिलेश यादव जानते थे। इसलिए उन्होंने अपनी उम्मीदवारी पर साफ कुछ नहीं कहा, ना नुकुर कुछ भी नहीं किया। वैसे अखिलेश यादव ने मेरी जानकारी के मुताबिक ये तय कर रखा है कि शायद वो लोकसभा का चुनाव अब नहीं लड़ेंगे। लेकिन ये जैसे ही अखिलेश यादव ने मुरादाबाद से मौजूदा सांसद एसटी हसन का टिकट डिक्लेयर किया, वैसे ही आजम खान ने अपनी नाराज़गी अखिलेश यादव तक पहुंचा दी, और उन्होंने एसटी हसन को उम्मीदवार बनाए जाने के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एक तरह से लोग बताते हैं रुचि वीरा जो आजम खान की नज़दीकी मानी जाती हैं, हालांकि समाजवादी पार्टी से 2015 में निकाली जा चुकी थी, फिर उन्होंने बसपा का दामन थाम लिया था, वो विधायक भी रह चुकी हैं, लेकिन उन्हें रुचि वीरा को एकाएक से मुरादाबाद का उम्मीदवार घोषित किया गया। और उम्मीदवार ही नहीं घोषित किया गया, रुचि वीरा को पार्टी का AB फॉर्म भी दिया गया, यानी सिंबल भी दिया गया, और उसमें ये भी लिखा गया कि मुरादाबाद से पहले पूर्व
घोषित प्रत्याशी एसटी हसन की जगह अब रुचि वीरा समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार होंगी। यानी मौजूदा सांसद एसटी हसन का टिकट आजम खान के ही इशारे पर कट गया और रुचि वीरा को टिकट वहां पर मिल गया। मुरादाबाद में, शहर मुरादाबाद में तो 50% से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है और पूरे लोकसभा को आप देखें तो मुस्लिम डोमिनेशन वाला वो एरिया माना जाता है। एसटी हसन का कामकाज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिहाज से और अगल बगल के समाजवादी पार्टी के जो माइनॉरिटी के लीडर्स हैं उनके लिहाज से एसटी हसन ने पार्टी के लिए ठीक ठाक काम किया और कार्यकर्ताओं और नेताओं के प्रति भी उनका व्यवहार ठीक था। मेरे भी कुछ जानने वाले हैं, वो एसटी हसन को लगातार पिछले 3-4 महीनों से ये कह रहे थे कि वह आजम खान से मिलने एक बार जेल चले जाएं, एक बार उनकी मिजाज पुरसी ज़रूर कर दें और आजम खान अगर चाहेंगे, अगर अड़ गए। हालांकि ये भी एक ख़ास बात है कि पिछली बार आजम खान ने ही अपनी पूरी ताकत लगाकर डॉक्टर एसटी हसन को टिकट दिलवाया था और उन्हें सांसद बनवाया था। अब मुरादाबाद में, बरेली में, रामपुर में, इन इलाकों में आजम खान का अपना एक असर है और अपना एक प्रभाव हमेशा से उनका रहा है। एसटी हसन को टिकट दिलाने में आजम खान की ही भूमिका थी, लेकिन एसटी हसन का टिकट कटवाने में भी आजम खान की ही भूमिका है। अखिलेश यादव उनके दबाव के सामने तुरंत झुक गए और रुचि वीरा को उन्होंने टिकट का अनाउंसमेंट कर दिया और इसके बाद देर रात तक और आज दोपहर तक मुरादाबाद के और अगल बगल के ज़िलों के माइनॉरिटी के नेताओं ने जब अखिलेश यादव से इस बात पर प्रोटेस्ट किया, उन्हें विरोध दर्ज कराया और जो उनका जो ग्राउंड से जो रियलिटी सामने आई अखिलेश यादव की, तब उन्होंने फिर से एसटी हसन को उम्मीदवार बनाने की बात कर दी। लेकिन माना ये जा रहा था कि रुचि वीरा उनके रोकने पर या उनके मना करने पर नॉमिनेशन नहीं करेंगी, लेकिन उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया और उन्होंने कहा कि वो दिल जीतने आई हैं, एसटी हसन उनके बड़े भाई हैं। अब ऐसी स्थिति में एसटी हसन ने भी अपना पर्चा दाखिल किया हुआ है। अब आधिकारिक चुनाव चिन्ह रुचि वीरा को मिलता है क्योंकि उन पे तो लिखा हुआ है। और दूसरी बात है कि प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल पहुँचे, लेकिन मुरादाबाद और रामपुर के बीच में 30 किलोमीटर का फ़र्क है। विवाद यहाँ पर था, लेकिन वो मुजीबुल्लाह जो है उनको लेकर के नदवी को लेकर के जो पार्लियामेंट्री स्ट्रीट के इमाम हैं और रामपुर के रहने वाले हैं और पिछले दिनों अखिलेश यादव से मिले थे, उनको लेकर के वो उनका नामांकन कराने के लिए गए हैं। माना ये जा रहा है और जानकारी ये मिल रही है कि आजम खान उनकी उम्मीदवारी से भी बहुत नाराज़ हैं। अभी मैं ये जब वीडियो बना रहा हूँ तो अभी 5 बजे तक क्या क्या होता है देखने वाली बात है, लेकिन मूल बात ये है कि समाजवादी पार्टी की रणनीति और समाजवादी पार्टी में टिकटों का बंटवारा और समाजवादी पार्टी में जिस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, ऐसा इसके पहले कभी नहीं हुआ। तो क्या अखिलेश यादव के नेतृत्व में कोई कमी है या पार्टी के संगठन और पार्टी के नरेंद्र मोदी या बीजेपी से लड़ने में पार्टी अपनी नीतियों, रीतियों, उम्मीदवारों और चयन में इतनी घबराहट में दिख रही है या बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा दबाव में दिख रही है? इसका कह पाना बड़ा मुश्किल है। देखिए, अगर आप शुरू से देखें इस लोकसभा चुनाव से पहले, अगर आप आजमगढ़ और रामपुर के बाय इलेक्शन देखिए, वो छोटे मोटे इलेक्शन नहीं थे। आजमगढ़ और रामपुर की सीट लोकसभा की हार जाना समाजवादी पार्टी के लिए उसके अस्तित्व, उसकी जड़ों पर चोट है। बावजूद इसके लगता है समाजवादी पार्टी का नेतृत्व उससे कुछ नहीं सीखा। धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ का बाय इलेक्शन लड़ाने के बाद, चुनाव हारने के बाद 2 साल के बाद इस बार वो जब दोबारा इसके कैंडिडेट घोषित किए गए आजमगढ़ से, तो 2 साल के बाद वो आजमगढ़ फिर गए। वो 2 सालों तक इसलिए ना जा सके कि पता नहीं आजमगढ़ में उनका टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। 2 साल बाद भी उसी उम्मीदवार को अगर चुनाव लड़ाना था तो उससे पहले से ही साउंड किया जाना ठीक नहीं होता। पहले से पार्टी ये नहीं बताती कि आपको ही चुनाव लड़ना है। 2 साल के बाद आप पिछला चुनाव हारने के बाद अब इस बार आप जा रहे हो, क्यों? क्योंकि ये पार्टी ये तय न कर सकी थी कि आजमगढ़ से चुनाव कौन लड़ेगा। और बात भी है, धर्मेंद्र यादव अगर आजमगढ़ आते जाते रहते तो उनका पहला टिकट तो बदायूं से घोषित हुआ। वो 3 बार बदायूं से सांसद भी रहे थे और उनका टिकट घोषित होने के बाद उनका टिकट काट करके चाचा शिवपाल यादव को दिया गया। मेरी जानकारी के मुताबिक चाचा शिवपाल यादव से भी नहीं पूछा गया
कि वो वहाँ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। वो बहुत दिनों तक बदायूं के स्थानीय नेताओं का फ़ोन तक उन्होंने नहीं उठाया। बहुत दिनों तक वो तय नहीं कर पा रहे थे कि वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। अंततः जब धर्मेंद्र यादव का आजमगढ़ से टिकट अनाउंस हो गया, उसके बाद ही वो बदायूं गए। धर्मेंद्र यादव का टिकट काटने की वजह वहाँ के 3 स्थानीय विधायकों ने जिला अध्यक्ष के लेटर पैड पर ये लिख के दिया था कि धर्मेंद्र यादव इस चुनाव में कमज़ोर कैंडिडेट हो सकते हैं, दूसरा कोई कैंडिडेट पार्टी नेतृत्व को यहाँ के बारे में सोचना चाहिए, ऐसी जानकारी मिली है। अब आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ भी देखिए, समाजवादी पार्टी को विधानसभा 2022 के चुनाव से पहले गुड्डू जमाली ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया था बसपा छोड़ करके। तब वो बसपा के विधानसभा में बीएसपी विधानसभा दल के नेता थे। बावजूद उसके उन्होंने वो पद छोड़कर अखिलेश यादव का दामन पकड़ा था। अखिलेश यादव ने उन्हें टिकट का भरोसा दिया था, लेकिन जब 2022 के विधानसभा चुनाव हुए, अखिलेश यादव ने उनको न देकर अपनी ही पार्टी के पुराने कैंडिडेट जो गुड्डू जमाली से ही विधानसभा का चुनाव हारे थे, अखिलेश यादव, उनको टिकट दे दिया। इससे नाराज होकर गुड्डू जमाली ने सपा छोड़ दी और वो बसपा चले गए। बाई इलेक्शन आजमगढ़ में उनकी वजह से सपा हार गई, और जब उनकी ताकत का अंदाजा अखिलेश यादव को हुआ तो इस बार धर्मेंद्र यादव को कैंडिडेट घोषित करने से पहले गुड्डू जमाली को एमएलसी भेजने का काम किया। अगर यही काम करना था तो पिछली बार बाय इलेक्शन में आजमगढ़ की सीट भी ना हारते, और इस बार वो बातें नहीं होती अगर पहले ही करना था। तो अलग अलग जगहों पर इस तरह की बात है। मैं इस वक्त बनारस में हूँ। बनारस से सुरेंद्र पटेल को समाजवादी पार्टी ने लोकसभा 2024 का उम्मीदवार घोषित कर दिया, बिना इस बात का इंतज़ार किए कि कांग्रेस पार्टी के साथ उनका समझौता होगा तो उन्हें कांग्रेस को ये सीट देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी। सुरेंद्र पटेल यहाँ के एक मजबूत नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उनका कैंडिडेचर घोषित करके और फिर बाद में ये सीट कांग्रेस के झोली में दे दी गई। इलाहाबाद से अमिताभ बच्चन के बाद कांग्रेस पार्टी से मुझे नहीं याद आता कि कोई सांसद बना हो इधर पिछले 25 वर्षों में कांग्रेस से। समाजवादी पार्टी से रेवती रमन सिंह वहाँ से चुनाव जीत चुके हैं और समाजवादी पार्टी का वहाँ पर मेयर भी रह चुका है। बावजूद इसके इलाहाबाद की भी, प्रयागराज की भी सीट कांग्रेस पार्टी को दे दी गई। ये इस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ है। कांग्रेस पार्टी अभी तक रायबरेली और अमेठी में अपना कैंडिडेट घोषित नहीं कर रही है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी सुना है कि कांग्रेस पार्टी से चर्चा कर रही है कि अगर गांधी खानदान का कोई आदमी रायबरेली अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहा है तो ये 2 सीटें समाजवादी पार्टी उनसे बेहतर लड़ सकती है। तो इस तरीके की बात चल रही है। विपक्ष अपनी ही रणनीतियों में, अपने ही उम्मीदवारों के चयन में इस तरीके से उलझा हुआ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसी तरह से उम्मीदवारों के लिए और इतने नेताओं के दबाव में टिकटों के बंटवारे ऐसे होते रहे, कटते रहे, बदलते रहे और भी टिकट समाजवादी पार्टी के कटे मिले हैं, तो फिर उत्तर प्रदेश की लड़ाई लड़ने से पहले मुझे लगता है कि विपक्षी दल बहुत कुछ बीजेपी को हाथों गंवा देंगे। नमस्कार।